ईरान वॉर क्राइसिस का असर हर देश पे पड़ रहा है और भारत पे क्या पड़ रहा है। ऑयल, गैस, फूड को लेके बहुत लोग चिंतित हैं। उसके साथ ही हाईएस्ट लेवल पे मीटिंग्स हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो भारत की हाईएस्ट लेवल बॉडी है, जहां पे डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सब बैठते हैं, होम मिनिस्टर बैठते हैं, वो मीटिंग हुई। फिर राजनाथ जी डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती है, जहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब चीफ्स बैठते हैं, डीआरडीओ के ऑफिशियल्स बैठते हैं। तो भारत भी बहुत प्रिपरेशन कर रहा है हाईएस्ट लेवल पर। इंडियंस को वो कैसे इफेक्ट करेगा, इंडियंस को क्या करना चाहिए, इकोनॉमी में क्या क्राइसिस आ रही है, सेंसेक्स से लेके प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, और अब क्या भारत में बैंक्स फेल होने के डेंजर में है, या फेल तो ना, उनके ऊपर क्राइसिस आ सकता है। ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल कंसर्न्ड है, मैं बहुत खुश हूं कि हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर जी। थैंक यू जी फॉर ज्वाइनिंग। भंडारी साहब जय हिंद, एंड व्यूअर्स को भी वंदे मातरम। और जैसे कि आपने बात कही कि मोदी जी ने पिछले कल संसद में एक मुद्दा भी लेके आए हैं। अराउंड 22-25 मिनट की उन्होंने बात की कि कोविड जैसी सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, क्योंकि ये जो अंगारक युग में युद्ध शुरू हुआ है 28 फरवरी के बाद, अभी जैसे ट्रम्प ने कहा भी था कि वो सीज फायर करने जा रहे हैं, तो उसी समय प्रतिक्रिया भी आ रही थी, तो लोग पूछ भी रहे थे मुझे कि क्या होने वाला है। तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये रुकने तो नहीं वाला है। 2 अप्रैल तक रुकने के कोई योग बने ही नहीं है। और ये ट्रम्प कई बार इस तरह की हरकतें करेंगे, बिकॉज उन्होंने बहुत पैसा बनाया है पिछले 1 साल से स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में, गोल्ड में, सिल्वर में। तो ट्रम्प जिस तरह से चीजें कर रहे हैं, जिस तरह से वो बड़ बोले हैं, तो उन्होंने अपना और अपनों के लिए बहुत बना लिया है, तो इसलिए इस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं। और देखिए, जब इतना बड़ा व्यक्ति कोई बात कहता है तो मार्केट फ्लक्चुएट होती है। जब उन्होंने सीज फायर की बात की तभी मैंने कह दिया था सबको कि अब गोल्ड ऊपर जाएगा और गैसेस नीचे जाएंगी, और वैसे ही हुआ। और ईरान ने जैसे ही डिक्लेरेशन दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो सब उल्टा पुल्टा हो गया फिर से। अब बात आ रही है कि भारत की, क्योंकि इसी के साथ कनेक्शन भारत का भी जुड़ा हुआ है। भंडारी साहब, लास्ट टाइम भी बात आपसे हुई थी कि भारत की इस समय मंगल महादशा में जो राहु का अंतर चला हुआ है, राहु चला गया है एक्सपेंडिचर हाउस में, 12th हाउस में मंगल से। तो भारत के लिए भी जनवरी 2027 तक ये खर्चों का वर्ष है। इसमें आमदनी कम और खर्चे ज्यादा होंगे, एक्सपेंडिचर होगा, और भारत थोड़ा सा एग्रेसिव रुख भी लेगा। अगर हम बात करें संकट की, तो देखिए संकट ये पूरी दुनिया के लिए है। 2026 में रहेगा, युद्धों का वर्ष है। अगर ये ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में थोड़ा सा भी आने वाले समय में सीज फायर होता है, तो बात वही है ना कि एक सीज फायर होगा, दूसरी जगह एक नया मोर्चा खुल जाएगा। आप देखिए अभी यूक्रेन ने क्या हरकत की है। रशिया के ऑयल ऑयल रिजर्व्स के ऊपर अटैक कर दिया है, और रिफाइनरी के ऊपर। अब देखिए, रशिया बहुत बड़े तरीके से रिटेलिएट करेगा और कम से कम यूक्रेन के 20 से 25% हिस्से को और ज्यादा कैप्चर करेगा, और ये रुकेगा नहीं। बल्कि जब मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी, मैंने कहा था कि भारत भी युद्ध करेगा, संकट बड़ा है। और मोदी जी जब भी कुछ बात कहते हैं तो बहुत गहरी बात करते हैं, और उस बात में गहराई भी है। क्योंकि मुझे तो ग्रह योग से ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं भारत की कुंडली में कि 20 अप्रैल से लेकर कहीं 10 मई या 15 मई के बीच में भारत कहीं पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक ना कर दे, ऐसे योग बने हुए हैं भारत की कुंडली में। और क्या होता है ना, जब ऐसे संकट होते हैं और ऐसे दुनिया में परेशानियां होती हैं, तो भारत को भी जो करना है वो आर पार की इस समय कर लेनी चाहिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे, क्योंकि जब संकट गहरा होता है तो उस समय हाथ धो लेने चाहिए। और ऐसे योग भारत की कुंडली में दिखाई दे रहे हैं कि भारत भी युद्ध तो करेगा। मंगल की महादशा है, मंगल मिनिस्टर रहेंगे इस वर्ष में। विक्रमी संवत 2083 शुरू हो चुका है, और भारत के पास इससे सुनहरा मौका नहीं है।
तो जब आपने बात की राजनाथ जी के बारे में, तो मैं लास्ट टाइम भी आपसे ये बात कही थी कि 13 मार्च के बाद ऐसे योग बन रहे हैं कि भारत कोई बड़ी स्ट्राइक करता हुआ नजर आ रहा है। और 2026 में तो तय है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो होगा, बिकॉज बलूचिस्तान अलग होगा और पीओके अलग होगा, पाकिस्तान खुद टुकड़ों में बटेगा, तो 5-6 प्रोविंस बनेंगे उसके। अब रही बात संकट की आम लोगों के लिए, कॉमोडिटीज वगैरह, जी हाँ भंडारी साहब, संकट गहरा है, परेशानियां सबको आएंगी। प्रशांत जी, मैं आम लोगों पे थोड़ा सवाल स्पेसिफिक लूंगा, पर क्योंकि आपने जो बात की ना, मैं इसमें थोड़ा सा एक सवाल और जोड़ना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो। कि आप जब ने कहा कि, और आपने पिछली बार भी कहा कि संकट गहरा है, बढ़ रहा है, और वो हमने देखा यूक्रेन का जो आपने उदाहरण दिया, हम ऑलमोस्ट, मेमोरी शॉर्ट होती है, यूक्रेन वॉर इतनी देर से चल रही है कि लोगों ने उस पर ध्यान देना ऑलमोस्ट बंद कर दिया, मीडिया में कवरेज बंद हो गई है। पर हाल ही में 1 या 2 दिन पहले यूक्रेन ने लार्जेस्ट एवर अटैक किया कि रशिया ऑयल भेज रहा है, तो रशिया को पैसा आ रहा है, तो रशिया के एक्सपोर्ट टर्मिनल पे बहुत बड़ा अटैक किया यूक्रेन ने कि रशिया तेल ना भेज पाए। अब अगर रशिया का तेल भी रुकेगा तो वर्ल्ड में उसका भी एक इम्पैक्ट है। और दूसरा, रशिया जो वापस कार्रवाई कर रहा है, वो भी उसकी हाईएस्ट एवर कर रहा है ड्रोन की। तो मैं थोड़ा यूरोप की तरफ जाना चाहता हूं बिफोर मैं इंडिया के अंदर आऊं, कि एक जगह अगर रुकेगा भी ईरान पे, तो रशिया यूक्रेन अगर दोबारा गर्म हो गया, वो तो फिर पूरा यूरोप को सुलग देगा, बिकॉज वहां पे यूक्रेन में यूरोप का बहुत इंटरेस्ट है। तो आपको वो हालात भी दिख रहे हैं कि पुतिन अग्रेसिव होंगे? पुतिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव होंगे। इनफैक्ट जब मैं रशिया की कुंडली अभी देख रहा हूँ, जो बुध का अंतर जिस तरह से शुरू हुआ है, और रशिया और पुतिन की दोनों कुंडलियों पर, तो अब ये वो समय आ गया है जब रशिया सुपर पावर हुआ करता था, एक सोवियत संघ की जब मैं बात कर रहा हूँ 1991 से पहले की। और यही योग फिर से वापस आ गए हैं कि आने वाले समय में अगर कोई सुपर पावर का तमगा किसी को मिलेगा तो वो रशिया को, और रशिया के ऊपर कोई ये तमगा अगर किसी को मिलेगा तो वो भारत को मिलेगा 2031-32 के आसपास। तब रशिया सेकंड होगा और भारत नंबर 1 पोजीशन पे खड़ा होगा अपनी स्ट्रेटेजिकल तरीकों के लिए। तो जिस यूएसए को सुपर पावर कहा जाता था, अब वो चीजें बहुत पुरानी हो जाएंगी, नीचे चली जाएंगी। इसके कारण भी है, अब थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाई देगा ट्रम्प को अपने लिए खुद भी। 19 मार्च के बाद ये जो समय शुरू हुआ है, और इसके बाद 13 अप्रैल के बाद, 2026 की बात कर रहा हूँ, यूएसए में सड़कों पर जनता उतरेगी, ट्रम्प का विरोध करेगी, और ट्रम्प के लिए नई नई तरह की परेशानियां खड़ी होंगी। तो यूएसए के लिए समय बेहतरीन है। यूएसए अभी कोशिश करेगा कि जितने भी पुराने देश उनके साथ टूटे थे उनको जोड़ने की कोशिशें करेगा। और अब रही बात नाटो कंट्रीज की, देखिए जितना भी अभी युद्ध हुआ है फरवरी 2022 के बाद, रशिया वर्सेस यूक्रेन, भंडारी साहब बेसिकली वो रशिया वर्सेस नाटो था। अगर सही मायने में देखा जाए इनडायरेक्ट तरीके से, तो रशिया ने पूरे नाटो के साथ युद्ध किया है। अब नाटो कंट्रीज रशिया के साथ भिड़ेंगे नहीं। अभी गैस, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, इन चीजों का बहुत बड़ा संकट आ गया है, सब स्ट्रेटेजिकल तरीके से चलेंगे। इस समय रशिया की फेवर में ये कंट्रीज चलेंगी, क्योंकि उनको ईंधन चाहिए, ऊर्जा के स्रोत खत्म होते जा रहे हैं, रिजर्व्स सबके खत्म होते जा रहे हैं। अब यूक्रेन को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट यूक्रेन की कुंडली में अगर 2026 का अगर हम वर्ष देखें, तो यूक्रेन का 12वां घर सक्रिय हो चुका है अष्टम के साथ कनेक्शन में। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि ऐसे देश नक्शे से भी गायब हो जाते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि यूक्रेन पूरे तरीके से नक्शे से गायब हो जाएगा, लेकिन रशिया अभी आगे बढ़ेगा, यूक्रेन के अंदर घुसेगा। और कोशिशें ये भी रहेंगी रशिया की कि कहीं कहीं पोलैंड के बॉर्डर के आगे ना बढ़ने की कोशिश करे, और ये हम सब देखेंगे। तो देखिए वॉर रुकेगी नहीं। अगर हम पूरे वर्ष की बात करें, तो जून से सितंबर अक्टूबर तक समय थोड़ा सा बेहतर रहेगा, बिकॉज देवगुरु बृहस्पति उस समय अपनी कर्क राशि में होंगे। इस वर्ष के वो राजा भी हैं। मंगल अगर सेनापति है तो राजा गुरु हैं। अगर मंगल कोहराम बचाए मचाएगा तो देवगुरु बृहस्पति चीजों को सेटल करने की भी कोशिशें करेंगे। पूरे विश्व की जो कूटनीति है, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। अब यही जो गुरु हैं, ये क्या करेंगे? एक तो मंगल यूक्रेन को तबाह करेगा,
गुरु पुतिन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। पुतिन स्ट्रैटेजिकल तरीके से बाकी छोटे छोटे कंट्रीज जो उनके हाथ से चली गई थी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, अच्छे सुनहरे उनको ऑफर दिए जाएंगे और उनको साथ में जोड़ने की कोशिशें करेंगी और उसमें कामयाबी भी इनको मिलेगी। तो अभी यूक्रेन अलग थलग अपने आप को महसूस करेगा, बिकॉज अभी रशिया की बात करूं तो रशिया के लिए एक बेस्ट टाइम शुरू हुआ है फाइनेंशियल गेम्स का। और बाकी अगर हम बात भी करें तो रशिया ने यूक्रेन युद्ध के साथ कुछ गवाया तो नहीं है, कितने सारे मिनरल्स के भंडारों को इकट्ठा कर लिया है। एक आपने बात भी कही थी भंडारी साहब बैंकिंग के बारे में, और बिकॉज हमारा एस्ट्रो कपूर चैनल है उसमें लाइव वीडियोस भी मैं देता रहता हूं, तो अभी 15 दिन पहले भी मैंने वहां पर एक लाइव में इंडिकेशन दिया था कि बैंकिंग में अभी क्राइसिस आएंगे, पूरी दुनिया में लिक्विडिटी की कमी आएगी इस वर्ष में, और ये अभी चलेगी मई जून के आसपास तक चलेगी, जून 2026 तक। तो योग तो ऐसे बने हुए हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स अभी गिरेंगे। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी गिरना शुरू हुआ है। और अगर हम लेवल की भी बात करें तो योग तो यही दिखाई दे रहे हैं कि जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी का गणित बनता है अराउंड 40,000 के आसपास ऐसे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इसके आसपास देखा जाएगा बैंक निफ्टी को। और बैंकिंग स्टॉक्स 20-30% के आसपास करेक्शन, कुछ बैंकों में उससे भी ज्यादा का करेक्शन। लोग अभी पैसा निकालेंगे और वही पैसा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड में, इन धातुओं पर ज्यादा निवेश करेंगे। स्टॉक मार्केट का भी जैसे आपने पूछा था, तो अभी जो योग बने हैं, अभी जो अप्रैल में विश्व लग्न कुंडली बनने वाली है, तो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि निफ्टी, अगर हम भारत की ही बात करें, बिकॉज हमें तो पहले अपनी अर्थव्यवस्था देखनी है, तो निफ्टी एक बार कहीं ना कहीं 20,000 के आसपास छूता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी बात है कि इसी वर्ष कहीं 28,000 का आंकड़ा ना पूरा कर ले, लेकिन जैसे मेरी लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी कि ये जो वर्ष रहेगा 2026 का, ये रहेगा शॉर्ट गेन्स का, कि कुछ एक ट्रेडर्स हैं जो समझदार हैं, जिन्हें छोटे छोटे ट्रेड्स में फायदा होगा, फायदा बनाएंगे, वो निकल के आ जाएंगे। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो शांति से बैठे हुए हैं, इस वर्ष नहीं बना पाएंगे, अगले वर्ष बना पाएंगे। अगर कोई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इस समय पैसा गवा दिया है, मेरी सबको सलाह है कि अगर आपको उस पैसे की जरूरत नहीं है, कुछ मत बेचिए, अपने प्रोफाइल्स को, पोर्टफोलियोज को एज इट इज छोड़ दीजिए, शांति से छोड़ दीजिए। अगले वर्ष आप फायदे में रहेंगे, बल्कि इसी वर्ष फिर से आपको जून से सितंबर तक फायदे दिखाई देंगे, बिकॉज देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उंच के होंगे। और देवगुरु बृहस्पति का आना, अगर मंगल आक्रामक है तो देवगुरु बृहस्पति धन के भी देवता है। भारत की कुंडली में भी अगर उनका कॉम्बिनेशन देखा जाए तो कहते हैं ना, अवसर में आपदा में अवसर। अभी फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा विदेशों से आने थे, रुक गई हैं चीजें। जहाज हमारे, हम विदेशों के ऊपर डिपेंडेंट बैठे हैं, हमारी शिपिंग इंडस्ट्री आज भी कमजोर है। तो आप देखिए मोदी जी ने 17,000 करोड़ का बजट दे दिया है कि हम अपने शिप बनाएंगे, खुद से अपने मालवाहक जहाज भी बनाएंगे। और इस वर्ष, ये जो वर्ष है भारत के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट ईयर माना जाएगा देवगुरु बृहस्पति जी की वजह से। और शनि जिस तरह से मीन राशि पे हैं, आगे रेट्रोग्रेड होंगे। भारत में फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर, तो खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, इनको लेकर, जैसे कृषि को लेकर बहुत बड़े रिफॉर्म्स होंगे। और कृषि को लेकर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सतर्क होगी, लोग खुद आगे आगे आएंगे, एंड बहुत बड़े इस तरह से बदलाव होंगे कि भारतीयों को फायदा मिलेगा। बल्कि भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनने वाला है 2027 में। जो अभी हम कुछ नई चीजें करने वाले हैं, जो इंपोर्ट के ऊपर हम डिपेंडेंट थे पहले विदेशों के ऊपर, कि आज हमारे फर्टिलाइजर नहीं आ पा रहे हैं, हम काम कैसे करेंगे, खेती बाड़ी कैसे करेंगे, ये सारी की सारी डिपेंडेंसी 2026 में ही खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो कई बार भंडारी साहब वही क्यों होती है ना, कई बार बात की, जो भी होता है कई बार अच्छे के लिए भी होता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर 2 में हमें ये पता चल गया कि दुनिया कितनी खड़ी है हमारे साथ, क्या यूएस से हमारे साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है। और जो भी होती हैं चीजें सही तरीके के लिए होती हैं। और
हाँ जी। ये आप लोगों को ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं, पर आपने जो 2 बातें बोली पिछले 5-7 मिनट में, मुझे दोनों पे ही कुछ थोड़ा डेप्थ में जाना है। एक, जब आप कह रहे हैं बैंकिंग को लेके, स्टॉक्स को लेके, क्राइसिस को लेके, और ये ग्लोबल शुरू हो चुका है। अपोलो प्राइवेट क्रेडिट फंड है, $25 बिलियन का फंड है, वो विथड्रॉल्स को लिमिट कर रहा है कि आप इतना विथड्रॉल ले सकते हैं, इससे ऊपर विथड्रॉल नहीं ले सकते। अच्छा, ब्लैक रॉक के बारे में, उसकी कंपनीज के बारे में बीच में आया। अब बहुत सारे जो छोटे-छोटे फंड हैं, 1 बिलियन, 500 मिलियन, उनके बारे में कह रहे हैं कि वो विथड्रॉल रोक रहे हैं। जब ये स्कीम्स बेची जाती है, मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ, ग्लोबल और इंडिया इकोनॉमी जुड़ी हुई है, किसी एक सेक्टर में फॉल आए, उसका असर कुछ और सेक्टर्स में होता है, आईटी के अंदर हो सकता है, प्रॉपर्टी में हो सकता है, पर अगर बैंकिंग में क्राइसिस आता है, तो वो तो पूरी मनी की सप्लाई चेन ही रोक देता है। और जहां पे ये बड़े बड़े फंड्स विड्रॉल रोक रहे हैं, तो ये तो क्राइसिस मान ही रहे हैं एक तरह से, क्योंकि जब ये स्कीम होती है सारी, म्यूचुअल फंड हो या इन फंड्स के अंदर हो, तो वो बोलते हैं जी इजी मनी है, लिक्विड मनी है, आप जब चाहोगे सुबह बोलोगे दोपहर को आपके हाथ में आ जाएगा। शेयर मार्केट भी यही है, सुबह बोलोगे दोपहर को आ जाएगा, जो भी रेट है। बट दे आर स्टॉपिंग विड्रॉल्स। तो क्राइसिस तो बिल्डअप हो रहा है जिस तरह आप बता रहे हैं, तो आप इस क्राइसिस को और गहरा होते देख रहे हैं। मनी सप्लाई वर्ल्ड में रुकेगा तो इंडिया में भी मैसिव मैसिव इंपैक्ट आएगा। सेकंड, इंडिया में वैसे ही अगर किसी एक बैंक की बात करें जिसके चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया एथिकल रीजंस बोल के, तो वो एक स्ट्रॉम अलग अलग जगहों पे क्या बिल्डअप हो रहे हैं, और ये बहुत गंभीर होने वाला है। भंडारी साहब, जब भी हम कोई मंडेन की भविष्यवाणियां करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यही जो प्लैनेट इस समय चल रहे हैं, शनि देव जी मीन राशि में, गुरु कर्क में आने वाले हैं, तो 30 वर्ष पहले क्या पैटर्न था, उस समय कोई क्या स्कैम्स हुए थे, तो ऐसे ही स्कैम्स पहले भी हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में। तो इस वर्ष स्टॉक मार्केट में बड़े क्राइसिस, बड़े स्कैम, बैंकिंग में बड़े स्कैम्स ये देखे जाएंगे। तो लोग इस वर्ष पैसा निकलवा कर धातुओं में पैसा लगाएंगे। तो ये तो क्लियर है और देखा जा रहा है। और रही बात रियल एस्टेट की, जैसे आपने बहुत बेहतरीन बात कही कि अगर रियल एस्टेट रुकता है तो इकोनॉमी में डाउनफॉल होता है। तो इस वर्ष, ये जो वर्ष अभी चलेगा, तो इसमें रियल एस्टेट बड़े पैमाने पर नीचे गिरेगा। रियल एस्टेट के जो प्रॉपर्टीज हैं भारत में, अगर मैं लैंड्स को छोड़ दूं, तो जो फ्लैट सिस्टम बने हुए हैं, अपार्टमेंट वगैरह, इनकी कीमतें बहुत नीचे आना अभी शुरू हो जाएंगी। दुबई की लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, तो मैंने कहा भी था आपको कि ये बात मैंने जून 2025 में ही कह दी थी कि जो दुबई में प्रॉपर्टीज जून 2025 में हैं, वही जब रेट चल रहे थे और 2-3 गुना बढ़ गए थे, तो वही रेट जो है वो 3 गुना टूटेंगे 2026 में। और दुबई में ये होना शुरू हो गया, कतर वगैरह में, जितना भी यूएई वगैरह है। और यही चीज अभी भारत में भी देखने को मिलेगी कि रियल एस्टेट अभी धीरे धीरे टूटेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर एक चीज टूटेगी तो कुछ चीजें नहीं बढ़ेंगी। आप देखिए, रियल एस्टेट टूटेगी, बैंकिंग सेक्टर में परेशानी होगी, लेकिन सिमिलरली धातुएं बढ़ेंगी, एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आईटी के शेयर्स जो काफी समय से नीचे गिरे हुए हैं, चढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इस वर्ष टेक्नोलॉजी पर ज्यादा काम होगा और टेक्नोलॉजी के शेयर्स बढ़ेंगे। तो ये ऐसा देखा जा रहा है ग्रह योग से। और साथ में डिफेंस सेक्टर काफी बड़े पैमाने पे चढ़ेगा, और युद्धों का वर्ष है, और एक अंडरस्टैंडिंग भी है कि डिफेंस बढ़ेगा, जिसमें भारत के जो डिफेंस की जो कंपनीज हैं, बड़े ऑर्डर्स हम लोगों को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आप, क्योंकि आपका मैं दूसरा पॉइंट भी जा रहा था, आपने कहा कि यूक्रेन का, थोड़ा इंडिया से बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उस समय आपका इंटरेस्टिंग लगा था, एंड आई डिड नॉट वांट टू स्टॉप योर चेन ऑफ थॉट, तो मैंने उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा। आपने कहा यूक्रेन की तरफ और शायद पोलैंड की तरफ भी जाए, तो फिर तो हम एक फुल ओपन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ल्ड वॉर के अंदर पहुंच चुके हैं एक तरह से। यूक्रेन रशिया चल ही रहा है, ईरान का चल ही रहा है, चाइना ताइवान पे रोज कुछ ना कुछ धमकी देता ही रहता है, इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का चल रहा है। 1340 से लेके 1450 तक वो 100 ईयर्स वॉर हुई थी यूरोप में। रशिया जी की हाँ। वॉर 4 साल चल चुकी है और दोबारा गर्म हुई है, एक तरह से ठंडी होने की जगह दोबारा गर्म हो रही है। तो आप इसको अब एक अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्मॉल स्मॉल कॉन्फ्लिग्रेशंस, एक नए टाइप का वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ देख रहे हैं। भंडारी साहब, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा कि जो शुरुआत है ना वर्ल्ड वार की, ये फरवरी 2022 से शुरू हो गई है, मेरा ये मानना है। और ये पुरानी वॉर नहीं है जैसे फर्स्ट या सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी कि हुई और खत्म हो गई। ये पैटर्न थोड़े से अलग है। जैसे
फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा। जैसे अभी ईरान और इसराइल के बीच में जो भी हो रहा है, अभी बीच में सीज फायर भी होगा अप्रैल के आसपास, थोड़े समय के लिए, फिर शुरू होगी, बढ़ेगी, कम होगी, शांत हो जाएंगी चीजें, फिर चलेंगी। तो ये पैटर्न बना रहेगा। तो इसे हम वर्ल्ड वॉर नहीं करें कहेंगे तो क्या होगा? पूरी दुनिया में जब डीजल, पेट्रोल, गैसेस के क्राइसिस आ जाते हैं और इकोनॉमी डाउनफॉल हो जाती है, तो भंडारी साहब ये भी तो आज के समय में वर्ल्ड वॉर ही तो है। क्योंकि पहले पैटर्न अलग होता था, आज सबको टेक्नोलॉजी चाहिए, बिना टेक्नोलॉजी के आप चल नहीं सकते, और टेक्नोलॉजी पे ही स्ट्राइक हो जाए और आप कल को ऐसी चीजें हो जाएं कि आपके इंटरनेट तक बंद हो जाएं जो दिखाई दे रहे हैं, ऊर्जा के स्रोत बंद हो जाएं, बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं है। भंडारी साहब, आप आज आपका जीपीएस बंद हो जाए, कहीं जा रहे हो आप, रास्ता भटक जाएंगे, जाम लग जाएगा, गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाएंगे आज। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर नहीं होगी कि लोग आपस में रास्ते में गाड़ियां क्रैश होना शुरू हो जाए? तो वर्ल्ड वॉर का जो पैटर्न है वो शुरू हो चुका है, बस ये है कि इसमें धीरे धीरे पैटर्न बदलते रहेंगे अभी। ये आप और बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा भाई थोड़ा इसमें अगर ऐड करूं कि यस, पैटर्न जो आप चेंज की बात कर रहे हैं, हम रियलाइज भी नहीं करते हम टेक्नोलॉजी पे कितने अब डिपेंडेंट हैं। अगर आप बात कीजिए लोगों से, वो कहते हैं हमारे पास 250-300 नंबर फोन के याद होते थे जुबानी, कि कहीं पर भी बाहर हो, किसी दुकान से फोन करना है। अगर हम सब हों तो मुझे नहीं लगता 4-5 नंबर छोड़ के, जितने मर्जी इंपॉर्टेंट हो, आपको नंबर भी याद है, बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज टेकन इट ओवर। और अगर ये टेक्नोलॉजी में डिप आया, और जो यंगर पीढ़ी है उन्होंने तो बिल्कुल भी वर्ल्ड ही नहीं देखा जहां पे बिना टेक्नोलॉजी के खुद मेमोरी पे रिलाय करना पड़ रहा है। और अगर उस तरह का होता है तो नए पैटर्न में इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सीरियस क्राइसिस, जिसके क्या क्या मोड आएंगे घुसने के बाद ही समझ आएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो आप ताइवान की बात कर रहे थे, पहले हम पोलैंड को ले लेते हैं। रशिया यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से को अभी कैप्चर करेगा, और ये तय है। 2026 कहर मचाएगा यूक्रेन के ऊपर। रही बात पोलैंड की, पुतिन बहुत ही समझदारी से काम करेंगे। जब यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से को कैप्चर कर लेंगे, अभी तो वैसे भी बहुत बड़ी स्ट्राइक होने वाली है यूक्रेन के ऊपर, ऐसी जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो उसके बाद जब पोलैंड की बात आएगी, या साथ में और जो साथ में जो कंट्रीज हैं जुड़ी हुई, फिनलैंड वगैरह, तो वो स्ट्रेटजिकल वॉर होगी। युद्ध नहीं करेंगे पुतिन, प्रेशर बनाएंगे, एक प्रेशर जनरेट किया जाएगा। और कौन से वाला? जैसे कि चाइना हमेशा ही क्या करता है, अपने एयर फाइटर प्लेन्स को ताइवान के ऊपर से सडनली ले जाता है, ऑल ऑफ सडन, एंड उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। वहां से यूएसए की भी आंख खुलती है कि अच्छा ये हो गया, और बाद में पता चलता है कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर कोई ये सोचता है कि चाइना ताइवान के साथ कुछ नहीं करेगा, तो इन चीजों को भूल जाना चाहिए। ये एक पैटर्न बना रहा है चाइना काफी समय से, क्योंकि चाइना इज ए काइंड ऑफ कंट्री, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं टूट रही हैं, चाइना की बढ़ रही है। तो चाइना कोई ऐसा युद्ध नहीं करेगा आने वाले टाइम में जिसमें उलझ जाए। वो जब भी ताइवान के ऊपर कोई स्ट्राइक करेगा, तो कुछ एक घंटों में वो डिक्लेयर कर देगा कि ताइवान को साथ में जोड़ लिया गया है। तो एक चाइना इस तरह के पैटर्न बनाता रहेगा, लेकिन वो जब भी युद्ध करेगा, वो साउथ सी, जो चाइना जिनका साउथ सी है, वहीं से ही युद्ध को अंजाम देगा। अपने वॉरशिप्स, सबमरीन के थ्रू ही कंट्रोल करेगा, पूरी कंट्री को इस तरह से कैप्चर करेगा कि कोई भी सहायता ना जापान से मिल सके, ना किन्हीं ऐसी कंट्री से जहां से सहयोग आना है, साउथ कोरिया वगैरह से, ना यूएसए से, कहीं से सहयोग नहीं आने देगा, हेल्प नहीं मिलेगी ताइवान को कहीं से। इंस्टेंट कैप्चर किया जाएगा बिना किसी नुकसान के। ये चाइना की स्ट्रेटजी रहेगी, लेकिन अभी नहीं दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है सितंबर 2026 के बाद। तो इसमें अभी समय है, लेकिन होगा जरूर, ताइवान आपने चाइना भी जरूर होगा। आपने जिन दो देशों का नाम लिया, यूएस तो चलो बहुत देर से कह रहा है, साउथ कोरिया, जापान, क्योंकि ताइवान पे कुछ होते ही ये दोनों देश एकदम अनस्टेबल हो जाते हैं। अगर चाइना ताइवान जुड़ जाए तो इनकी तो एनर्जी सिक्योरिटी, सी रूट, शिप रूट, सब कुछ इफेक्टिवली, देन जापान हैज टू रीमिलिटराइज, री-न्यूक्लियराइज टू बी ए इंडिपेंडेंट नेशन। तो चाइना का ये करते ही तो फिर इस रीजन में, और जापान एक इकोनॉमिक पावर बड़ी है, और जापान की एक खासियत भी रही है कि वन ऑफ द फ्यू नेशंस जो कभी कॉन्कर्ड नहीं हो पाया कॉलोनियल पावर द्वारा। तो एक कल्चर है, एक टेक्नोलॉजी है। एक रशिया को 1905 में हरा देते हैं, जो यूरोपियन ग्रेट पावर थी। तो फिर आप जापान और चाइना में भी आने वाले समय में तनाव या जंग देख रहे हैं, क्योंकि ताइवान चाइना लेते ही
जापान के लिए तो सर्वाइवल की बात होगी. जापान becomes an Israel. It will not be able to survive if China captures Taiwan. नहीं, चाइना जापान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करेगा, शांति से चलेगा। देखिए, चाइना की कुंडली में भी और चाइना के जो इतिहास हमने देखे हैं, एक स्ट्रेटेजिकल वॉर चाइना हमेशा लड़ेगा। चाइना का जो आगे पैटर्न देखा जाएगा, देखिए भंडारी साहब ने आपने सुना भी होगा, चाइना शोर नहीं मचाता है बाकी लोगों की तरह, बाकी कंट्रीज की तरह कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। जब वो कुछ कर देते हैं, बना देते हैं, 6th जनरेशन फाइटर जेट बना देते हैं, जब वो टेक ऑफ करते हैं, तब वो वीडियो बनाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, देखिए हमने ये कर दिखाया। भारत की तरह नहीं, अभी 3 दिन पहले न्यूज़ आई कि हम 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाले हैं। भाई इंजन तो है नहीं हमारे पास। हमारे तेजस आज भी खड़े हुए हैं, 94 जो बने हुए थे। इंजन आज तक नहीं आए, 3 साल से इंतज़ार हो रहा है। हमारे पास टेक्नोलॉजी के नाम से मेड इन इंडिया की स्टैंप लगती है। बस बोलने के लिए टेक्नोलॉजी है हमारे पास कि मेड इन इंडिया। देखिए, कई भारतीयों को तकलीफ होगी, मैं भी भारतीय हूँ एंड देश प्रेमी हूँ, लेकिन सच कड़वा होता है। आज भी टेक्नोलॉजी, मशीनरी, बहुत सारी जो माइन्यूट लेवल पे मशीनरी यूज़ होती है, सिर्फ बोलने के लिए है, लेकिन भारत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है बाकी देशों के ऊपर। सो सिर्फ ये शोर मचाने से कि 6th जनरेशन जेट बनाएँगे, और बना भी लिए तो 95% तो बाहर से आएगा, प्लग एंड प्ले यहाँ पे होगा, स्टैंप लगेगी मेड इन इंडिया। कि भाई करना ही है तो सीखना है, तो चाइना से सबको सीखना चाहिए कि वो शोर नहीं मचाता है, कर देता है। सिमिलरली जब वो ताइवान के ऊपर अटैक करेगा, ताइवान को कैप्चर करेगा, भंडारी साहब कुछ घंटों में ही कैप्चर करेगा, और ना तो अपने सैनिकों का कोई वहां पे शहादत देगा, ना ताइवान के ऊपर कोई ऐसी स्ट्राइक करेगा कि ताइवान के सैनिकों को कोई मतलब कोई परेशानी पहुंचे। वो स्ट्रेटेजिकल वॉर करेगा, एंटर करेगा, समझौता करेगा, उनको प्रलोभन देगा, जैसे कि अभी ग्रीनलैंड के ऊपर ट्रम्प प्रलोभन दे रहे थे कि आप ग्रीनलैंड दे दीजिए, हम सबके हर व्यक्ति के अकाउंट में इतना पैसा डालेंगे। वो बड़बोलू है, वो बोल के चला गया, उसको कुछ मिला नहीं। लेकिन चाइना इसी तरीके से एंटर करेगा, ताइवान को प्रलोभन देगा कैप्चर करने के बाद, ताकि शांति भी स्थापित रह सके, ताकि कोई ट्रबल हसल ना हो, ताकि ताइवान बाद में ये कहे कि ठीक है, हम भाई-भाई हैं, हम इकट्ठे हो गए हैं, दैट्स नॉट एन इश्यू। तो चाइना इस तरह का युद्ध करेगा। प्रशांत जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली और बहुत मुझे अच्छा लगा कि ऑडियंस इस पे कमेंट भी करे, क्योंकि सच्चाई है और कड़वी सच्चाई है कि जेट इंजन बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। और बहुत फेमस लाइन है दैट वॉर्स आर वन बाय द साइड व्हिच हैज द मोस्ट आयरन, मोस्ट टेक्नोलॉजी, मोस्ट वेपन। और भारत में इसमें आप थोड़ा कमियों पे भी उजागर कीजिए, क्योंकि वो डिस्कस करने से भी ओवरकम दैट। हम हर समय शुगर कोटेड बातें करते रहें तो कोई उसका बहुत फायदा नहीं है। तो जिस तरह वर्ल्ड की स्थिति आपको लग रहा है, जो भारत के गैप्स हैं, हम उस तरफ बढ़ पाएंगे, कवर अप कर पाएंगे, एक टेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग पावर बन पाएंगे? बिकॉज विदाउट बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग पावर आप वर्ल्ड पावर नहीं हो सकते। सर्विसेज विल नेवर बी अ वर्ल्ड पावर। इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, बिना जी हाँ। मैन्युफैक्चरिंग के आप कभी वर्ल्ड पावर नहीं हो सकते। वर्ल्ड पावर मीन्स हैविंग द माइट। तो आपको दिख रहा है कि मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग, जेट इंजन, ये सब की तरफ हम कुछ अचीवमेंट्स कर पाएंगे सॉलिड? भंडारी साहब, जब तक हम चाइना का मॉडल फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जब तक रिश्वतखोरी देश में बंद नहीं होगी, पीएसयू गवर्नमेंट सेक्टर में, और जब तक लोग अपनी एरोगेंस बंद नहीं करेंगे, जो ईगो लोगों के अंदर भरी हुई है कि भाई मैं ही मैं, जब ये मैं खत्म होके जब देश की बात होगी, भारत की बात होगी, तब हम बड़े हो पाएंगे। आप सोचिए, एक छोटा सा पार्ट किसी मशीन का खराब होता है डिफेंस में आज, तो उस पार्ट के ऊपर ये लोग फिशिंग डायग्राम बनाते हैं, फिर मीटिंग बैठती है, फिर ऊपर जाती है कि सीनियर को बताओ किस कंपनी ने बनाया, किस वेंडर ने बनाया, मटेरियल कहाँ से आया है, कितना सारा डिस्कशन करते हैं यार ये लोग। 6 महीने निकाल देते हैं भंडारी साहब एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट पे काम करने के लिए, और चाइना उसी चीज को रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो डायग्राम वगैरह पे नहीं जाता है। पहले उनके जो इंजीनियर्स हैं कट करते हैं, सेक्शन चेक करते हैं क्या उसमें दिक्कत है, चेक करके इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं, प्रोडक्ट रेडी कर देते हैं, नई डाई बना देते हैं, रिफाइन करके लॉन्च करते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होती है उनका, ये कि भी बना दिया, प्लग करो, चलाओ मशीन को। डॉक्यूमेंटेशन, पेपर, ड्राइंग्स बाद में बनती रहेंगी। ईगो नहीं है उन लोगों में। हम लोगों में ना ईगो कूट कूट के भरी हुई है। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जब तक अंडर टेबल उनके हाथ में कुछ आएगा नहीं, वेंडर से जब तक पैसा नहीं आएगा, तब तक फाइलें हिलती नहीं है। देखिए, कथनी और करनी में बहुत फर्क है।
कि हमारे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो गई है, ऐसा नहीं है। भंडारी साहब, हमें भी ना आज सरकारी विभागों में कुछ काम करवाना होता है। मैंने घर भी लिया था ऐसे 4-5 साल पहले नोएडा में, तो ना चाहते हुए भी सरकारी विभाग में नोएडा प्राधिकरण में पैसा देना पड़ता है, वरना फाइल हिलती ही नहीं है आपकी। आप सोचिए, आप कितना भी कह लीजिए कि योगी जी ने बहुत ट्रांसपेरेंट कर दिया है सिस्टम, जी नहीं। जब तक चढ़ावा नहीं चढ़ेगा आपका कोई भी काम नहीं होगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा और लंबा चला गया। मैं उत्तर प्रदेश में नोएडा की बात कर लेता हूँ। आज यहाँ पर एक लाइसेंस बनवाने जाइए आप ड्राइविंग में चाहे माइकल शूमाकर क्यों ना बन जाए, ऑटो सिस्टम बन गया है और आपको 10,000 रुपए मिनिमम देने पड़ते हैं एक लाइसेंस बनाने के लिए। वो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटो मोड पे काम होता है लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए कितनी ट्रांसपेरेंसी है। जो होगा वो सिस्टम बताएगा और सिस्टम कुछ करेगा नहीं, लेकिन अंडर टेबल सारा काम होता है। तो भंडारी साहब, मैं बोलूंगा तो वो नहीं, ये खून कड़वी खौर आपका। सच्चाई है। नहीं, दिस इज कड़वी सच्चाई। सी, अगर जो हम इंडियंस ही हैं ना, किसी भी अथॉरिटी में, किसी भी प्रदेश में, अगर हम ये रिफॉर्म नहीं लाते अपने अंदर ऑफ करप्शन को खत्म करने का, वो एक डिजीज की तरह खाता है। कोई पीएम, कोई सीएम इसको नहीं रोक सकता। ये कल्चरल माइंड शिफ्ट भी हमें लानी है कि अब मौके ढूंढते हैं। और आपने बहुत एग्जांपल दी। हम तो, मैं कोर्ट, मेरे पास इतने क्लाइंट आते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, आज भी भारत में डेथ सर्टिफिकेट सब ऑनलाइन हो गया, अलग अलग स्टेट्स के अंदर हो चुका है। डेथ सर्टिफिकेट्स के लिए इतनी सरदर्दी बन जाती है, और टेक्निकली सब कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन है भैया। और डेथ भी सस्पिशियस डेथ नहीं, एक 90 साल की व्यक्ति की डेथ, हॉस्पिटल में डेथ, उसके बाद भी डेथ सर्टिफिकेट्स में कितने प्रॉब्लम आते हैं। ये बॉटलनेक्स ऐसे क्रिएट होता है। पेटी करप्शन है, 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया। अगर आप पेटी करप्शन में जो पेटीएस्ट लेवल पे ऑफिसर कर रहा है, ये तो एक बड़ी चुनौती है भारत के लिए, विच आई फुली एग्री विद यू, जिसका इतने सालों से तो सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा है। भंडारी साहब, वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट डीएनए इन द होल वर्ल्ड। सबसे इंटेलिजेंट हैं भारतीय लोग। और अगर हमारे देश में रिश्वतखोरी बंद हो जाए ना 6 माह के लिए, तो लोग चाइना, वियतनाम, यूएसए, रशिया, इन कंट्रीज को भूल जाएंगे। 6 माह में भारत वहां चला जाएगा जहां पर मोदी जी 2050 का सपना देखते हैं। वो 6 माह में पूरा हो जाएगा अगर रिश्वतखोरी पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए, जो कि हमारे में कहीं ना कहीं डीएनए में बस चुकी है। तो जब तक ये खत्म नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कैसे हम लोग? ईगो से तो लड़ नहीं पा रहे हैं हम लोग। और जब तक ये भी होता है कि भाई जब तक हमारा कोई वेंडर विदेशी कोई, अब देखिए ऐसी कई सारी पॉलिसीज हैं कि कोई फॉरेन का भी पर्सन साथ में होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए। जब टेंडर बीड होते हैं, कोलैबोरेशन होना चाहिए। और करते हैं क्या है? कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि सबको मालूम है, समझदार लोगों को मालूम है कि वो इसलिए किया जाता है ताकि वो जो मोटा कमीशन मिलेगा वो यहाँ के जो व्यक्ति है जिनको मिलना है वो दूसरे देश में वहीं मिलके वहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वहीं खड़ी हो जाए, बेनामी प्रॉपर्टीज। जब सरकार बनी थी 2014 में, तो बोलने वाली बातें थी कि स्विट्जरलैंड से पैसा आएगा। आज भी जाता है, आज भी लोगों के अकाउंट हैं बेनामी वहां पे, अभी भी बन रहे हैं। अभी भी जब आप और मैं बात कर रहे हैं तभी भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है वहां पे। हमारे लोगों का पैसा अभी भी जमा हो ही रहा है। रोक कौन रहा है उसको? करप्शन, मैंने यही बोला, करप्शन रोकना तो इंडिया के लिए फेजेस में, आप सिर्फ जो मैं डिफरेंस पाता हूँ, आप टॉप लेवल पे करप्शन रोक सकते हैं अगर ठीक लीडरशिप है, किसी भी स्टेट के अंदर हो। बट अगर जो ये एक बॉटम डाउन टॉप डाउन मॉडल्स बन चुके हैं, पोस्टिंग के मॉडल्स बन चुके हैं, एक साल अगर कम भी होगी किसी डिपार्टमेंट में, कोई अच्छे अफसर भी आ जाते हैं, उसके जाते ही या उसको फ्रस्ट्रेट इतना कर दिया जाएगा उस अफसर को कि वो बेचारा अफसर आईएएस करे क्या, अगर कोई ढंग का अफसर आ जाए तो फाइल ही नहीं मूव होगी उस 6 महीने के लिए। वो बेचारा अफसर तंग आके जाएगा, फिर जनता रोएगी कि भैया पहले कुछ खिला के फाइल तो मूव होती थी। वो भी एक प्रॉब्लम है। एक अफसर आए के बता रहे थे मुझे, बोलते हैं बिल्कुल वेरी क्लीन गाय, वेरी सीनियर ऑफिसर, बोलता है मेरे साथ तो सारी जनता ही आनी शुरू होगी, जाके मुख्यमंत्री को रोनी शुरू होगी कि भैया कुछ डिपार्टमेंट में काम ही नहीं होता। बोलते मैं क्या करें? तो ये जो हमने सॉल्यूशंस भी निकाल लिए ना, फिर जनता कुछ बोलती है भाई 500,000 खर्च किया। दैट्स अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम विच जिसका कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है। वी हैव एंटर्ड दैट रेन। पर एनीवे, सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे। तो यही बात है कि भंडारी साहब, देश है हमारा और हमें हट के सोचना होगा। और जब तक हम सिविक सेंस नहीं लाएंगे, बोलने के लिए सफाई होती है देश में, लेकिन सफाई के नाम पे कुछ है नहीं। और सिविक सेंस होना बहुत जरूरी है, और देश के लिए ईमानदारी। और इजराइल के लोगों से हमें सीखना चाहिए कि देश जी। चलता कैसे है। पर सिर्फ जय हिंद और भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होगा, वो अंदर से आपके वो डीएनए में होना भी चाहिए, तब बात जी, बनेगी।
वो रिफॉर्म्स तो बहुत जरूरी हैं, पर मैं इसमें आता हूँ क्योंकि आपने कहा इंडिया पाकिस्तान का भी जब वॉर टाइप हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैंने शुरू में भी बोला, पहले प्रधानमंत्री सीसीएस मीटिंग करते हैं जिसके अंदर भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी सब होते हैं। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर एक सेपरेट मीटिंग करते हैं जिसके अंदर एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब चीफ्स होते हैं, डीआरडी होते हैं, सारा सिस्टम होता है। तो दो मीटिंग्स, और जो स्टेटमेंट बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी यूजली बहुत सोच के होती है, डेप्थ होती है। जब आपने भी मेंशन किया कि कोविड की तरह हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोविड की तरह आपको रेडी होना पड़ेगा, तो आपको भारत में क्या क्या प्रिपरेशंस आपको लगता है एक आम आदमी को करनी चाहिए अपने लेवल पे? और क्योंकि वॉर आप पिछली बारी भी कह रहे थे, इस बारी भी कह रहे थे, संकट है वॉर का और हो भी सकती है, और आप कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी भी है भारत की। आई एम अ बिग वोटरी कि अगर ग्लोबल इवेंट्स जिस तरह है, भारत को अपॉर्चुनिटी पे मौके पे चौका मारना चाहिए, चाहे तालिबान को यहाँ लाना पड़े, चाहे अफगानिस्तान की मदद करनी पड़े, चाहे बलूचिस्तान की करनी पड़े, द वेज द गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड, पर मौके पे एडवांटेज लो। पर इंडियंस पे भी तो इस क्राइसिस में कुछ और पेन पॉइंट्स आएंगे, तो इंडियंस को क्या करना चाहिए? क्योंकि बैंकिंग में आप बोल रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है, तो गोल्ड सिल्वर में क्या होगा, रियल एस्टेट में क्या होगा, फूड में क्या होगा, सम थिंग्स व्हिच आर कॉमन इंडियन शुड डू। इस समय एक जो कॉमन सॉल्यूशन मैं देना चाहता हूँ सभी भारतीयों को, कि जो भी आप लोगों ने व्यूअर्स सुन रहे हैं, स्टॉक्स लेके रखे हुए हैं, पोर्टफोलियो हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, कुछ मत बेचिए, छोड़ दीजिए अपने अकाउंट्स को अगर आपको अभी कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। लोग अगर अपना पोर्टफोलियो एज़ इट इज़ छोड़ देंगे, कोई उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे, इकोनॉमी अपने आप स्टेबल हो जाएगी, स्टेल्थ हो जाएगी एंड उसके बाद एक धीरे-धीरे लोगों का फिर वो इंटरेस्ट भी बनेगा स्टॉक मार्केट में और देखिए स्टॉक मार्केट बहुत मैटर करती है आपकी इकोनॉमी के लिए। जब आपका सेंसेक्स आपका निफ्टी ऊपर जाना शुरू करेगा, तो डेफिनिटली इन्वेस्टर्स को भी एक इंटरेस्ट बनता है कि देश में कुछ बड़ा हो रहा है। और होता ऐसे है भंडारी साहब, ये जो अभी पैटर्न बनेगा ना 2026 में, और ये मैंने आज से 3 माह पहले ही बता दिया था बिकॉज़ आई डू स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस की अभी लोग पैनिक बाइंग करेंगे और पैनिक सेलिंग करेंगे। जैसे ये 30 जनवरी को भी जो हुआ था, इट वाज़ ऑलरेडी प्रेडिक्टेड बाय मी कि ड्यूरिंग दैट टाइम लोग अचानक ही सेलिंग करना शुरू करेंगे और देखिए सोना चला गया था 1,92,000 और गिरा के लोगों ने 1,30,000 पे ले आए थे। माय गॉड! एक दिन में 60,000 रुपीस का फॉल। 60,000 रुपए तो सोने की कीमत होती थी 1.5 साल पहले। हम्म, तो उतना तो फॉल करवा दिया एक दिन में सोचिए। हम्म, हम्म, अब ये चीज़ से सबको बचना है, पैनिक नहीं होना है। ये नहीं देखना है कि मार्केट गिर रही है तो भई हम भी बेच दें। आराम से बैठो शांति से। जैसे परसों भी हुआ, मेरे हम्म, कुछ क्लाइंट्स, मेरे कुछ जान-पहचान वाले बिकॉज़ मैं कंसल्टेशन भी देता हूँ। गोल्ड गिरना क्या शुरू हुआ, पैनिक हो गए लोग। अब भंडारी साहब हम्म, मेरे भी तो पोर्टफोलियो है, सभी का है। तो मैं शांत बैठा हुआ था, मैं हम्म, हँस रहा था। तो लोग कह रहे थे कि हम्म, सर आप स्माइल क्यों दे रहे हैं, हँस रहे हैं एंड आप यू आर वेरी कूल हम्म, कि शांति से रहिए। मैंने कहा भई ये आज गिरा है, हम्म, अभी ये विदिन 24 आवर ये वहीं पहुँच जाएगा, हम्म, जहाँ से ये गिरना शुरू हुआ था। 24 घंटे तो नहीं लगे, लेकिन 48 घंटे में वहीं पहुँच गया। ठीक है, आप सोचिए कि गोल्ड फिर से वहीं हम्म, 16-17 हज़ार चढ़ भी गया, जे माफ़ कीजिएगा 22-23 हज़ार फिर से चढ़ गया और इतना ही गिरा था। तो क्या हो हम्म, रहा है? बड़े-बड़े प्लेयर्स बैठे हैं दुनिया में, हम्म, उनको पता है कि अब छोटे इन्वेस्टर्स को हटा दिया जाए, सेल हम्म, करो। हम्म, सेलिंग जब शुरू होगी क्योंकि देखिए, भंडारी साहब आपके हमारे जैसे लोगों का छोटा-मोटा लाखों में होता है, छोटे-छोटे अकाउंट्स होते हैं, लेकिन जो बड़े-बड़े लोग बैठे हैं उनके 50,000 करोड़, 5 लाख करोड़ ऐसे हम्म, पोर्टफोलियो होते हैं, वो भी हम्म, बेनामी। तो वहाँ से एक हम्म, मैसेज आता है कि भई बेचो, हम्म, बेचते हैं और सभी लोग बेचते हैं उनको देख के। फिर हम्म, मैसेज आता है कि बेच दिया, प्रॉफिट बना लिया, अब खरीदो नीचे से। हम्म, हम्म, भंडारी साहब ये लोग सेल परचेज़ में ही 8 से 10 घंटों में 5 लाख, 10 लाख करोड़ बना भी लेते हैं और हमारे हम्म, जैसे देश की इकोनॉमी तबाह हो जाती है। तो ये एक मैसेज है भारतीयों के लिए, बाकी दुनिया फ़ॉलो करे या ना करे। हमें कुछ नहीं बेचना है, कुछ पैनिक होके बाय नहीं करना है, कुछ पैनिक होके सेल नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है। तमाशा देखते रहो क्या करते हैं ये लोग। और प्रशांत जी, जैसे आप कहा जो जब ट्रम्प, मार्केट गिरे हाँ तो हमें खरीदना चाहिए रेदर। ठीक है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं मैनिपुलेशन की, ट्रम्प का तो अब यूएस के लोग ही कह रहे हैं कि भैया सुबह मंडे खुलने से पहले सीज फायर करता है, फ्राइडे बंद होने से पहले बोलता है जंग करूंगा, तो पूरी स्टॉक मार्केट की टाइमिंग करते करते प्रिडिक्शंस होती हैं, और वहां पे जैसे आपने बोला मनी इज मैसिव, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स व्हिच कैन रियली मेक यू अ बिग प्रॉफिट बिकॉज आप स्पेकुलेटिव भी कर पाते हो वहां पे। पर इंडिया में पैनिक का एक रीजन है, मैं यंगस्टर्स पे स्पेसिफिक कहूंगा क्योंकि मुझे ये आंकड़ा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा
कि 75% जो नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं दैट इज ओपन बाय पीपल बिलो द एज ऑफ 30। दैट मीन्स जो Yeah. पहली जॉब्स में है, जिन्होंने मार्केट एक्सपीरियंस नहीं की है, जो बहुत छोटे इन्वेस्टर्स भी हैं, 50,000 की सैलरी है, 40,000 की सैलरी है, 5,000 रुपये उसमें से निकाल रहे हैं, और वो सारे एक तरह से म्यूचुअल फंड्स को एफडी की तरह समझ के बैठ गए थे, क्योंकि कुछ देर बढ़ता रहा था। जो 2021 में मार्केट में आया होगा, पहली पहली जॉब में होगा, बिलो 30 होगा, तो वो एक ग्लोरी रन देखा, तो उनपे बहुत पैनिक की सिचुएशन या खतरे की सिचुएशन आ रही है। उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि हाउ शुड दे रिएक्ट? शुड दे स्टिल स्टे इन द मार्केट, or do you think they need to revisit whether they want to stay in the market and go into other places? जितने भी इस तरह के लोग हैं और यंग जनरेशन है, उनके लिए एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहिए, एंड कमोडिटीज में एमसीएक्स से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि ये जो यंगस्टर्स हैं बहुत जोशीले हैं, बस उन्हें वो शॉर्ट गेन्स नजर आते हैं। इन्होंने अभी वो मेहनत नहीं की है जो हम लोगों ने की है हमारे जमाने में, और ये लोग डरते नहीं हैं। आज भी हमारे जैसे लोग जिनकी एक महारत है, जिनको स्टॉक मार्केट में, एस्ट्रोलॉजी में, आज भी भंडारी साहब मैं डर के काम करता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन, बहुत डर के, और डर के ही काम करना चाहिए। और जब आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं तो या तो बहुत बना लेते हैं, या तो धड़ाम से ऐसे नीचे गिरेंगे ना, उठ नहीं पाएंगे आप। और ऐसे मैंने लोगों के घर तबाह होते हुए देखे हैं। ये जो यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, जिनकी सैलरी 5 से 7 लाख के बीच में है या और नीचे, इन्हें पर्सनल लोन मिल जाते हैं, लोन उठा के वही पैसा एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, क्योंकि इन्हें पता चलता है कि एक गोल्ड का जो लॉट लेना है 1 केजी का, तो उसके लिए उन्हें 1,50,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, वो 15-16 लाख का एक लॉट मिल जाएगा 1 केजी का। और जब ऊपर जाएगा तो वो अगर अच्छे पॉइंट्स दे गया तो वो डबल भी कर जाएगा, ट्रिपल भी कर जाएगा। लेकिन गिरा तो आप सोचिए सारा पैसा खत्म और माइनस में। बैंक का भी मैसेज आ जाएगा कि भी पैसे डालो इसमें, और आपका स्टॉक मार्केट वाले तो शॉर्ट कर देते हैं, आउट कर देते हैं आपको, आपकी होल्डिंग को बेच देते हैं। ये और आप यही करते बहुत हैं। इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सामाजिक बात भी है कि यंगस्टर, क्या मैं तो अनफॉर्चुनेटली लोगों को देख रहा हूँ जो इतने यंग भी नहीं है, वो भी डरते नहीं है, या उसको आप डिफरेंट वे बोल रहे हैं, ग्रीड इतना हो गया है जो आपने बोला कि भैया थोड़े अमाउंट में ऑप्शंस ले लेते हैं, सोचते हैं, ग्रो करते हैं। सो यंगस्टर्स के लिए तो चलो पहला पहला राउंड है, पर जो ग्रीड मार्केट में है, मुझे लगता है वो एक बहुत पेनफुल पॉइंट होने जा रहा है, जिसके अंदर जितना ग्रीड था। एक चीज और भी है भंडारी साहब, ज्योतिष में कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं। स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी का विश्लेषण किया जाता है कुंडली के 5th हाउस से, और उनका कनेक्शन, इंटरकनेक्शन देखा जाता है योर 9th हाउस, भाग्य स्थान, 11th योर इनकम, की इनकम बना कहां से रहे, एंड योर स्टोरेज इज योर 2nd हाउस, एंड इनके आपस में नक्षत्र का इंटरकनेक्शन। अगर ये बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है किसी की कुंडली में, तो मान के चलिए ऐसे लोग मार्केट में पैसा गवाते ही हैं। और कुछ यंगस्टर्स ऐसे भी हैं जिनके ये हाउसेस ब्यूटीफुली इंटरकनेक्टेड है, तो उनका इंस्टिंक्ट इतना जबरदस्त होता है कि जब वो एंटर करेंगे तो वो 5-6 गुना कमा के ही निकलेंगे। और उनका लक भी चलता है साथ में, बिना लक के फ्यूचर एंड ऑप्शंस चलता ही नहीं है, क्योंकि दिस इज ए क्लियर सट्टा। और जब मैं ऐसी कुंडलियां देखता हूं तो मैं प्रेडिक्ट कर देता हूं लोगों को कि कितना नुकसान खाया होगा या कितना प्रॉफिट बनाया होगा। ऐसी कोई गणनाओं करने की कोई किताबें नहीं है मार्केट में। बट भंडारी साहब, अब इतने वर्ष हो गए हैं कुंडलियां देखते देखते देखते, ऑलमोस्ट 40-41 साल से कुंडलियां देख रहा हूं। तो अब ना वो एक पैटर्न देख के कुंडली का पता चल जाता है, केस स्टडी देख के, कि इस व्यक्ति ने 2 करोड़ का नुकसान खाया होगा, इसने 22 करोड़ बनाए होंगे। और लोग कई बार स्टन हो जाते हैं कि आपने एक्यूरेट नंबर कहां से बता दिया। सो इट्स ए काइंड ऑफ आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वो गणित कहीं ना कहीं बनता जाता है। तो इसमें आजकल मैं कुछ एआई में भी बना रहा हूँ, शायद आने वाले समय में कुछ ऐसा मैं पैटर्न आने वाले ज्योतिषियों को दे सकूं कि किस तरह से मैंने विश्लेषण किया और किस तरह से एक्यूरेट 100% प्रेडिक्शन निकल कर आती हैं। और ऐसे लोगों को जिनकी कुंडलियों में ऐसे योग नहीं होते, मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि कम आउट ऑफ फ्रॉम द मार्केट। या रहना है तो जस्ट गो फॉर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट गेन्स, पोजीशन ट्रेड या इंट्राडे छोटा सा, या छोटे छोटे ट्रेड्स। ये नहीं कि बस लगा दिया, बड़ा रिस्क एंड सब खत्म। जी, थैंक यू प्रशांत जी, आपने ये सारी टॉपिक और भारत पे जो डेवलपिंग हो रही है चेंजेस,
और यंगस्टर्स की वार्निंग सब दी। पर मैं खत्म करते हुए लाइटर साइड पे बोलूंगा, 40-41 साल तो आपकी उम्र नहीं लग रही, जितना आपने कह दिया, आपने देखा हुआ था, यू लुकिंग वेरी यंग एंड वेरी फिट, एंड दैट्स अमेजिंग टू सी, एंड दैट इज आल्सो फॉर एवरी यंगस्टर वाचिंग इट। इसकी भी आप जरूर इंस्पिरेशन दीजिए टू स्टे यंग एंड फिट। भंडारी साहब, मेरा एक पर्सनल चैनल भी है, प्रशांत कपूर पर्सनल के नाम से। तो वहां पे मैं फिटनेस के वीडियो भी देता हूँ। आई एम ए स्पोर्ट्स पर्सन और एस्ट्रोलॉजर तो हूँ ही हूँ मैं पैशन के साथ। बेसिकली आई एम ए बिजनेसमैन। तो वहां पर मैं फिटनेस के वीडियोस काफी अच्छे वाले होते हैं, एंड कुछ लोग फॉलो भी करते हैं मुझे। हाँ, थोड़ा सा एडवांस लेवल के प्रोग्राम होते हैं वहां पे वीडियोस में। People must subscribe to that because health is extremely important, और especially जब जैसे जैसे लाइफ बिजी हो जा रही है, it is becoming very difficult to find time for yourself। तो वो तो लोगों को जरूर करना चाहिए। आपका माइंड क्लीन रहता है, फिजिकली क्लीन, आपकी बॉडी क्लीन रहती है, एंड यू आर इंस्पायरिंग पीपल टू डू दैट आल्सो, व्हिच इज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं यंगस्टर्स को भी एंड सभी लोगों को, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। भंडारी साहब, मेरी कोशिश होती है कि सूर्य उदय से पहले उठना है और सुबह जबरदस्त वर्कआउट होता है मेरा, ऑसम मतलब। एंड मैं जितने भी पिलर्स हैं बॉडी में, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एक्सेट्रा, सभी पे ही प्रॉपर काम करता हूँ, चाहे वो स्पीड हो, कोई भी चीज हो। और कई लोग पूछते हैं भी कि भी संडे रेस्ट करते हैं, तो मैं पूछता हूँ कई लोगों को कि क्या संडे को वो खाना नहीं खाते हैं? भाई, जब खाना खा रहे हो तो एक्सरसाइज भी तो करोगे ना। और जब आप एक्सरसाइज करते हो शरीर को ना, मेरा ये मानना है कि वो 1 घंटा अपने आप को दे दीजिए सुबह मॉर्निंग में, जिसमें कि मेक श्योर कि आपको खुद को पीड़ा देनी है। जस्ट पनिश योरसेल्फ फॉर 1 आवर इन द मॉर्निंग, इन द जिम, और चाहे आप दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी। 1 घंटा अपने आप को पनिश कर दीजिए, देखिए वो 23 घंटे कितने खूबसूरती से निकलेंगे आपके लिए। सारे काम आसानी से बन जाएंगे आपके। नो, आई फुली एग्री। मैं तो ये लोगों को बोलता हूँ, आपका मूड ही एलिवेट कर देता है। मेरा कुछ भी ना हो तो मैं ऑफिस में बैठ के पुशअप्स ही मार लेता हूँ, टाइम ना हो कि भैया थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर लीजिए ना आप, तो वो आपके माइंड फ्रेम को चेंज कर देता है, पुट्स यू इन अ मच बेटर प्लेस। एक दिन आपसे जरूर मैं हेल्थ और ये सब जो जनरल टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आई थिंक वो बहुत जरूरी है फॉर ऑल एजेस नाउ, कि लोग इस पे ध्यान दें। जो भारत में अनफॉर्चुनेटली नहीं दे रहे, सारे पिल्स विल्स खाने बैठ गए, रात को नींद नहीं आ रही तो ये गोली खा लो, वो क्या है, मेलोनिन मेलाटाइड खा लो, सुबह नहीं हो रहा तो ये खा लो। It's we are becoming a guinea pig to all these pharmaceutical companies and not doing enough exercise ourselves। बिल्कुल। थैंक यू प्रशांत जी, समय दिया और ये सब टॉपिक्स कवर किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भंडारी साहब, थैंक यू टू यू ऑल्सो, एंड व्यूअर्स के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद, भारत माता की जय।